हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पूजाज क्लासेस। बेटा हमारा आज का टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम। हमारा कंप्लीट अकाउंट्स बेटा इसी एस्पेक्ट पर बेस्ड है। ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा क्लोजली समझनी पड़ेगी, क्योंकि अब ना आप स्टार्टिंग कर रहे हो आपके रियल अकाउंट्स की, जिसमें आप रियलिटी में फेस करोगे कि कैसे कैसे आगे फर्दर हमें। और इसी के साथ बेटा आपकी जो कंप्लीट कॉमर्स लाइन है बेटा वो इसी एस्पेक्ट पर बेस्ड है। एक्चुअली में डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, देखो हमारी अकाउंट्स में जब भी कोई रिकॉर्डिंग होगी तो वो दो एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करेगी। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपकी पॉकेट में 500 रुपीज़ है, आप 200 रुपीज़ की स्टेशनरी परचेज़ करते हैं। दैट मीन्स आपके पास स्टेशनरी आ रही है और आपके पास से कैश जा रहा है। दो एस्पेक्ट हो गए बेटा। इसी तरीके से हर एंट्री के बेटा दो एस्पेक्ट होते हैं। उसी के बिहाव पर हमें रिकॉर्डिंग कैसे करनी है आज हम ये सीखेंगे बेटा, डबल एंट्री सिस्टम। तो मैं सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ। इसकी डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर लेना बेटा। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज़ अ टू-फोल्ड इफेक्ट। एंड that is affects two accounts in opposite direction। अब आपने अपोजिट डायरेक्शंस देख ली बेटा, कौन कौन सी थी। अगर हम स्टेशनरी और कैश में देखें तो आपके पास से कैश जा रहा है और स्टेशनरी आपके पास आ रही हैं, तो ये क्या हो गया बेटा, दो अपोजिट डायरेक्शन हो गई हैं। एंड if a complete record were to be made of each such transaction, it would be necessary to debit one account and credit another account। अभी मैं आपको बेटा ये पूरी डेफिनेशन भी समझाऊंगी कि इसका मतलब एक्चुअली में है क्या। इट इज़ दिस रिकॉर्डिंग ऑफ द टू-फोल्ड इफेक्ट of every transaction that has given rise to the term double entry system। देखो बेटा मैंने आपको बताया टू फोल्ड अफेक्ट हर ट्रांजैक्शन का होता है। एक अकाउंट मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा आपका क्रेडिट होगा। अकाउंट के नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो डेबिट होने वाला है या वो क्रेडिट होने वाला है। ठीक है, आप जब एक अकाउंट को डेबिट करेंगे दूसरे को क्रेडिट करेंगे तो ये टू फोल्ड इफेक्ट हो गया हर ट्रांजैक्शन का, और इसी से हमारा डबल एंट्री सिस्टम जो है बेटा वो बना है। अब बेटा मैं आपको बताती हूँ इसके फीचर्स क्या क्या हैं डबल एंट्री सिस्टम के। फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बेटा जो अब तक मैंने आपको बताया उससे आपको डबल एंट्री सिस्टम के बारे में जो कुछ भी नॉलेज मिली, दैट इज़ द फीचर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आपको क्या पता चला, आपको पता चला यहाँ पर नंबर 1, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ टू फोल्ड इफेक्ट। ये आपको पता चला। सेकंड आपको पता चला बेटा इसमें रिकॉर्डिंग जो होगी
वो बोथ होगी बेटा, पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट। इसमें दोनों एंट्री होती हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों की। आपका थर्ड इसमें जो आएगा वो आएगा कि जो रिकॉर्डिंग होती है इसमें बेटा वो उसके सर्टेन रूल्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डेबिट किस अकाउंट को करना है और क्रेडिट किस अकाउंट को करना है, ये डिपेंड करेगा किस पे बेटा, नेचर ऑफ द अकाउंट पे। तो रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू certain specified rules. Next thing is preparation of trial balance. एक्चुअली में होता क्या है बेटा, जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो सबसे पहले आप ओरिजिनल रिकॉर्डिंग करेंगे जर्नल में, देन आप उसका सेपरेशन करेंगे जिससे आप अलग अलग अकाउंट बना देंगे और उन अकाउंट्स के बैलेंस को आप एक जगह पर रिकॉर्ड कर लेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, ट्रायल बैलेंस। तो जब ये पूरा एक ही प्रोसेस है तो आप देखोगे कि जो ट्रायल बैलेंस के दोनों बैलेंसेस होंगे वो दोनों क्या आने चाहिए बेटा, इक्वल। ये अर्थमेटिकल चेकिंग होगी कि वेदर द डन ट्रांजैक्शन इज़ करेक्ट और नॉन करेक्ट। तो ये है बेटा आपके फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट आपका आता है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मैंने आपको बताया ना बेटा कि क्या है, कौन सी एंट्री आपकी कहाँ अफेक्ट करने वाली है, आपको कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ अकाउंट पे। तो हमारे पास ना दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होता है बेटा हमारा पर्सनल और दूसरा होता है हमारा इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। अब मैं आपको बताती हूँ, पर्सनल तो आपको पता ही है, राम, मोहन, सोहन, ये आपके क्या हो जाएंगे बेटा, पर्सनल। और इम्पर्सनल में आपके कौन से आते हैं बेटा, पर्सनल का मतलब होता है जो इंसान से रिलेटेड नहीं है, और जो इंसान से रिलेटेड नहीं है वो दो पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं आपके, एक रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। ये डायग्राम आप ज़रूर नोट डाउन कर लेना। अभी बेटा मैं इसमें आगे फर्दर भी बताने वाली हूँ कि पर्सनल के कौन कौन से पार्ट होंगे, या पर्सनल में किस किस को लिया जाएगा और रियल में किस किस को लिया जाएगा, नॉमिनल में किस किस को लिया जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। मैं अब आपको ये बताती हूँ कि हमारे जो रूल्स होते हैं, गोल्डन रूल जो अकाउंट्स के, वो 3 क्या गोल्डन रूल है ये मैं आपको अब बताती हूँ। हमारा पहला गोल्डन रूल है बेटा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रूल अप्लाई होता है बेटा आपका पर्सनल अकाउंट पे। अब ये रूल कैसे पर्सनल अकाउंट पे अप्लाई होता है, अगर डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाले को डेबिट कर दो। अगर हमारी फर्म किसी को कुछ दे रही है तो जो सामने बंदा रिसीव कर रहा है उसको आपने क्या करना है, डेबिट। और अगर हमारी फर्म को किसी से कुछ मिल रहा है, किसी पर्सन से, किसी इंडस्ट्री से, तो उसे क्या कर दो, क्रेडिट। तो क्रेडिट द गिवर, देने वाले को, हम एक फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, अगर हमें कोई इंसान कुछ दे रहा है तो उसे क्रेडिट कर दो, और हम किसी इंसान को दे रहे हैं तो उसे डेबिट कर दो। ठीक है बेटा। जैसे मैं बोलूँ, मैं मोहन को 5,000 रुपये दे रही हूँ, मैं फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि मैं एक इंडस्ट्री हूँ, मैं एक फर्म हूँ, तो डेबिट द रिसीवर। अब मैं मोहन को 5,000 रुपये दूंगी तो रिसीव कौन करेगा, मोहन। तो मोहन को क्या होना चाहिए बेटा, डेबिट। अगर सोहन ने मुझे 5,000 रुपये दिए तो सोहन रिसीवर है या गिवर है, रिसीव करने वाला है या देने वाला है, देने वाला है, गिवर है। तो दैट मीन्स हमें उसे क्या करना है बेटा, क्रेडिट। तो ये पर्सनल अकाउंट और जो पर्सनल अकाउंट का जो भी रूल है वो यही हो जाएगा बेटा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हमारा नेक्स्ट गोल्डन रूल आता है बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये अप्लाई होता है बेटा हमारा रियल अकाउंट पे। अब आपको मैं बताती हूँ पहले रियल अकाउंट क्या होता है। एक्चुअली में रियल रेफर्स टू दैट थिंग विच कैन बी टच, सीन और फेल्ट। वो चीज़ जिसको आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, छू सकते हो, वो आपके रियल में आती है बेटा।
तो आपका रियल अकाउंट का रूल बनता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो सामान, ऐसी चीज़ जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, आपकी फर्म में आ रही है तो आप उसे डेबिट कर दो, और अगर आपकी फर्म से जा रही है तो उसे क्रेडिट कर दो। हमारा थर्ड गोल्डन रूल होता है बेटा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं, जितने भी लॉस हो रहे हैं, उनको डेबिट कर दो, और जितनी भी आपकी इनकम्स और जितने भी आपके गेन्स हैं उनको क्रेडिट कर दो। ये होता है रूल बेटा नॉमिनल अकाउंट का। ये तो मैंने आपको बता दिया कि 3 रूल हैं कौन कौन से, पर्सनल, रियल और नॉमिनल के। लेकिन अब बात आती है बेटा पर्सनल में आप किस किस को लोगे, रियल में आप किस किस को लोगे, और नॉमिनल में आप किस किस को लोगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बेटा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पर्सनल अकाउंट में आपके कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। हमारे पर्सनल अकाउंट में बेटा नॉर्मली पर्सन आते हैं, आपको पता है, जो कि हमारे क्या है, नेचुरल पर्सन्स हैं। नेचुरल पर्सन का मतलब राम, मोहन, सोहन, ठीक है। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट आ जाएगा इसमें हमारा। इसमें हमारा दूसरा आता है बेटा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा बेटा आपका वो अकाउंट या वो पर्सन जिसको आपने क्रिएट किया है। किसको हम क्रिएट किसको कर सकते हैं? हम किसी पर्सन को बना सकते हैं। हाँ, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन सबको, जितने भी हमारे कंपनी के अकाउंट होते हैं जिन्हें हम रजिस्टर कराते हैं, हम बताते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक फर्म एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ये ऐसी कंपनीज जो कि हमने क्रिएट की हैं, जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स उनका काम संभाल रहे हैं, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे बेटा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। These account do not have physical existence as human body but they work as personal account। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सन। तीसरा आपका जो पॉइंट आता है वो आता है आपका बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब आपका ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन सा होगा ये मैं आपको बताती हूँ बेटा। आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब है कि वो टर्म जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करे उसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट करेंगे। अब ये ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि मैं आपको बोलूँ आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या बताया था बेटा? ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने, यानी ऐसी सर्विसेज या ऐसे प्रोडक्ट जो हमने कंज्यूम कर लिए पर जिनके लिए हमने पेमेंट नहीं किए। हमने सर्विसेज कंज्यूम कर ली पर उनकी पेमेंट नहीं की, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? आउटस्टैंडिंग। अब अगर मैं आपको बोलती हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो इसमें वो सारे खर्चे हो गए जो आपने पेमेंट करनी है, जिनकी जो आपने यूज़ कर लिए हैं और आपने उनकी पेमेंट नहीं की है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? आउटस्टैंडिंग। तो ये एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी क्या है बेटा? हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ प्रीपेड, ये भी हमारा, जिस भी चीज़ के आगे प्रीपेड लग जाएगा वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को, मतलब उस पर जो रूल अप्लाई होगा वो किसका होगा? पर्सनल अकाउंट का। अगर मैं आपको बोलती हूँ अनअर्न्ड का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसी चीज़ जो आपने कमाई नहीं है और आपको मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ अनअर्न्ड कमीशन, ऐसा कमीशन जो आपने कमाया नहीं है पर आपको मिल गया है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि इसमें वो सारे कमीशंस आ गए जो आपने कमाए नहीं, आपको ऑलरेडी मिल गए हैं, एडवांस में मिल गए हैं। तो ऐसे ही बेटा अगर कोई वर्ड किसी पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, दैट विल कम अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो हम जब एंट्री करेंगे तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये नेचुरल पर्सन है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, या ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है।
इन तीनों को कैसे कैसे प्रेजेंट कर लिया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ हमारा आता है अब रियल अकाउंट में हमने किसको लेना है। देखो बेटा, रियल अकाउंट का सबसे फर्स्ट है आपका टेंजिबल रियल एसेट। अब टेंजिबल रियल अकाउंट में क्या आएगा, टेंज करना मतलब छूना, रियल अकाउंट मतलब उन चीज़ों के अकाउंट जिन्हें आप छू सकते हो या देख सकते हो, फेल्ट महसूस कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो ओवरऑल हम अगर देखें तो हमारी जो असेट्स होती हैं नॉर्मली वो इसमें आती हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, ये सारी हमारी किस में आ जाती है, टेंजिबल रियल अकाउंट में। अच्छा, हमारे रियल अकाउंट के ना दो एस्पेक्ट होते हैं, दूसरा होता है बेटा, ये टेंजिबल था ना, तो दूसरा होता है इनटेंजिबल। हमारी कुछ ऐसी एसेट भी होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनकी जो वैल्यू होती है हम वो मेजर कर सकते हैं, हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ट्रेडमार्क करवाए हुए हैं, या मैं कहूँ कि मेरे पास किसी चीज़ का कॉपीराइट है, तो कॉपीराइट को आप मनी की टर्म में मेजर कर सकते हो ना। आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, तो ये सारे हमारे इनटेंजिबल की कैटेगरी में आते हैं बेटा, ये टेंजिबल और ये इनटेंजिबल। तो ये जितने भी हमारे एसेट्स के अकाउंट आएंगे ये किस में आएंगे, रियल में। आप बेटा ये 3 गोल्डन रूल जो मैंने बताए ना, इन्हें बहुत अच्छे से याद करना, सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड द एंट्री, कि रियल में क्या आ रहा है, पर्सनल में क्या आ रहा है, नॉमिनल में क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें और ये 3 गोल्डन रूल, बस ये इतना ही इनफ है आपको जर्नल एंट्री याद करने के लिए या जर्नल एंट्री करने के लिए। लास्ट आता है बेटा आपका नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में आते हैं आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेंस। तो जितने भी खर्चे और जितने भी इनकम है, जितने भी नुकसान, जितने भी फ़ायदे हैं, वो सारे के सारे आपके नॉमिनल में आ जाते हैं। और मैंने जैसे कि आपको रूल बताया, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, यानी खर्चों को और नुकसान को हमें करना क्या है, डेबिट, और जितनी भी हमारी इनकम्स होंगी, जितने भी हमारे गेंस होंगे, उन्हें हमें क्या करना है, क्रेडिट। तो जब मैं आपको बोलूँ कि ये हमारा एक्सपेंस है, तो आप समझ जाओ एक्सपेंस है तो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। हमारी इनकम है तो हमारी इनकम क्या होगी, क्रेडिट, ठीक है। तो इस तरीके से 1 बाय 1 जब हम रूल्स पढ़ेंगे, जब हम ओवरऑल कंक्लूजन निकालेंगे, तो आपको ना जर्नल एंट्री बड़ी इजी वे में समझ आएंगी, ठीक है बेटा। अब मैं आपको बताती हूँ बेटा हमारी एडवांटेजेस क्या होंगी डबल एंट्री सिस्टम के। फर्स्ट वन, ये बेटा साइंटिफिक है। देखो आपको क्लियरली हमने इसमें रूल बताए हैं कि आपको रिकॉर्डिंग किस बिहाफ पर करनी है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ साइंटिफिक सिस्टम। तो साइंटिफिक में क्या होता है, सारी के सारे एक सर्टेन रूल्स पे बेस्ड एंट्री होती है, और इसमें हम जो एंट्री कर रहे हैं वो किस में है, सर्टेन रूल बेस्ड है। दूसरा होता है इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। देखो मैंने आपको बताया कि हम दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, हर ट्रांजैक्शन की हम दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे, तो ये क्या है, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन होता है बेटा ये। नंबर 3 इज़ जब हमें पता है कि हमें लास्ट में चेकिंग करनी है, तो चेकिंग के लिए हम क्या बनाते हैं बेटा, ट्रायल बैलेंस। इससे हम एक ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं जो कि हमें बताता है वेदर द अर्थमेटिकल कैलकुलेशन इज़ ओके और नॉट, ठीक है। तो ये भी हमारा एक बेनिफिट है, हमें सारे अकाउंट्स का ना बैलेंस पता चल जाता है, साथ ही साथ हमारी चेकिंग भी हो जाती है, ठीक है। अब अगर हमें ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है बेटा, आप आगे जब अकाउंट्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा आप ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाओगे, P&L अकाउंट कैसे बनाओगे। तो जब आप आगे अकाउंट्स बनाओगे तब आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग और P&L अकाउंट का जो बेस होता है वो क्या होता है, ट्रायल बैलेंस। तो हमारा प्रिपरेशन जो होगा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का, वो उसका बेसिस हमारा ट्रायल बैलेंस होगा, और ट्रायल बैलेंस का बेस क्या होता है बेटा, डबल एंट्री सिस्टम। तो इससे हमें फ़ायदा होगा कि हम अपने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट प्रिपेयर कर पाएंगे। हम अपने प्रिपरेशन कर पाएंगे ट्रेडिंग और P&L अकाउंट की। नेक्स्ट वन इज़
हमें नॉलेज हो जाएगी बेटा अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की। देखो जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, इसमें आपके पास हर एक अकाउंट का बैलेंस आ गया, फर्नीचर का, मशीनरी का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। फिर आपने ना उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इसमें से खर्चे कौन से थे हमारे, इसमें से इनकम्स कौन सी थी, आपने इनकम को एक तरफ ऐड किया, एक्सपेंसेस को एक तरफ ऐड किया, तो इससे आपका क्या निकल के आया, प्रॉफिट। आपने बैलेंस शीट बनाई तो बैलेंस शीट में आपको पता चला कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आपके पास असेट कितनी है, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस से आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, P&L बैलेंस शीट बनाई होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास बैलेंस असेट्स कितनी आ रही है बैलेंस शीट में, असेट साइड में। तो इससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। हमें अलग अलग आइटम्स की, अलग अलग एस्पेक्ट्स की नॉलेज हो जाती है कि हमारे पास कितनी असेट है, कितनी हमें ड्यू है, हमारे पेमेंट जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, आउटस्टैंडिंग, कितने एक्सपेंस हमने प्रीपेड कर रखे हैं, हमने कितने का स्टॉक बेचा, तो मतलब ओवरऑल पूरे फर्म की जो है ना नॉलेज आपको हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़, अगर बेटा हम दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी भी टर्म के, तो इससे जो फ्रॉड का चांस है वो बहुत कम हो जाता है। लेसर चांसेस ऑफ फ्रॉड, लेसर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फ्रॉड, तो इससे पॉसिबिलिटी क्या हो जाएंगी, फ्रॉड की कम हो जाएंगी। नेक्स्ट थिंग इज़, इससे बेटा लीगल अप्रूवल मिला हुआ है। मतलब अगर हम देखें तो कंपनीज़ एक्ट 2013, कंपनीज़ एक्ट 1956, ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ये इनमें अप्रूव हो चुका है, इसीलिए हम इसे साइंटिफिक बोल रहे हैं, इसे रजिस्टर्ड है ये हमारे रूल बेटा, लीगल अप्रूवल है हमारे पास। तो इसके बिहाफ पर अगर हम कोई भी रिकॉर्डिंग करते हैं, देन नो वन कैन क्लेम दैट, उसे कोई क्लेम नहीं कर सकता। अगर हमने जनरल एंट्री के डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड रूल अप्लाई किए हैं और हम बता रहे हैं कि हमारे पास फर्नीचर की वैल्यू 5 करोड़ है, नो वन कैन क्लेम दैट, क्योंकि उन्हें पता है कि डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड है पूरा, ठीक है, उसकी चेकिंग हो सकती है ईजीली। तो अगर हमें मान लो इन केस अगर कोई कहे भी, तो हम उसे पूरा प्रॉपर दिखा सकते हैं कि हमने कहाँ कहाँ कैसे कैसे रिकॉर्डिंग कर रखी हैं, लीगल है, तो अब कोर्ट ने भी इसे अप्रूव किया हुआ है। नेक्स्ट इज़ कंपैरेटिव स्टडी। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट बनाते हैं बेटा, तो हर साल बनता है ये आपका, तो जब आपके पास 2019 के, 20 के, 21 के तीनों के डाटा प्रेजेंट है, तो आपको पता है कि 20 में हमारी कैपिटल 5 करोड़ थी, 21 में आपकी कैपिटल 6 करोड़ हो चुके हैं, 22 में, 23 में 7 और 8 करोड़, और ये हर साल बढ़ती जा रही है। तो आपके पास कंपैरिजन है, इस साल कितनी इंक्रीज़ हुई, इस साल कितनी इंक्रीज़ हुई, या कभी डिक्रीज़ हो रही है तो कितनी हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं उसकी। तो इससे क्या होगा, मैनेजमेंट को हेल्प मिलेगी, हेल्पफुल टू मैनेजमेंट होगा ये। अब किस में हेल्पफुल होगा, डिसीजन मेकिंग में। आगे हमें अपने किस तरीके से अपनी पॉलिसीज़, अपनी स्ट्रेटजीज़ कैसी बनानी हैं, इस चीज़ के लिए हेल्प मिलेगी मैनेजमेंट को जब वो फॉलो करेगी डबल एंट्री सिस्टम। क्यों, क्योंकि वो कंपैरेटिव स्टडी कर सकती है, और भी बहुत सारे मैंने आपको एस्पेक्ट बताए हैं जिससे मैनेजमेंट को हेल्प मिलेगी। और ये बेटा सूटेबल है ऑल टाइप ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये हमारे बेटा बेनिफिट्स हैं किसके, डबल एंट्री सिस्टम के। अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम की डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकती हैं। देखो डबल एंट्री सिस्टम में ना बहुत सारी बुक्स बनानी पड़ती है, क्योंकि हम हर एक चीज़ के लिए अलग अकाउंट बना रहे हैं। अलग अकाउंट बनाएंगे तो हमारा जो वर्किंग होगी वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सपेंसिव है और लेंदी है। नेक्स्ट थिंग इज़, जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स होते हैं बेटा, वो एक जनरल पर्सन की नॉलेज के बाहर होते हैं। तो जो बिल्कुल पर्टिकुलर बंदे हैं, जो ट्रेंड हैं, वही समझ पाएंगे डेबिट और क्रेडिट क्या है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है बेटा।
नेक्स्ट वन इज़, इसमें बेटा बहुत सारी एरर्स आती हैं। अब एरर कौन कौन सी होती हैं इसमें? सबसे पहले है एरर और ऑफ ओमिशन। अगर हमने दोनों अकाउंट रिकॉर्ड कर दिए, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है बेटा, हमने दोनों साइड एंट्री कर दी है, लेकिन दोनों साइड की एंट्री ठीक है नहीं, अगर वो गलत होगी तो दोनों एस्पेक्ट गलत होंगे और आपको जो मिस्टेक है वो फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। या कहें जब हमारे अर्थमेटिक कैलकुलेशन होके आएगी, हम ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट बनाते चले जाएंगे, तो हमारी फिर ना मिस्टेक को फाइंड आउट करना हम देख भी नहीं पाएंगे कि हमारी मिस्टेक है भी या नहीं। तो ये क्या होती है बेटा? हमारी एरर ऑफ ओमिशन। दूसरी होती है बेटा एरर ऑफ कमीशन। आपने कमिट ही गलत एंट्री कर दी, एंट्री करते टाइम रिकॉर्डिंग आपने गलत अकाउंट में कर दी, तो भी आपको पता ही नहीं चलेगा। आपकी ये एरर ऑफ कमीशन होती है बेटा। थर्ड वन इज़ एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखो हमारे एक एस्पेक्ट को लेकर एक से ज़्यादा प्रिंसिपल है, तो अब हम कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं ये हम पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम एक रूल अप्लाई करते हैं और सामने वाला बंदा दूसरा रूल अप्लाई करता है और दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ रही हैं, तो कौन सा प्रिंसिपल ओके है और कौन सा नहीं है, इस चीज़ को तो फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा, या किसको आप गलत ठहरा सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ है ना प्रॉब्लम करती है। आपने एंट्री डेबिट की परचेज़ की, लेकिन आपने परचेज़ किया था फर्नीचर, तो आपको फर्नीचर डेबिट करना था, तो ये मिस्टेक की एरर होती है बेटा, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है। लास्ट वन इज़ कंपनसेटिंग एरर। कई बार क्या होता है कि आपकी जो मिस्टेक आ रही है ना डेबिट और क्रेडिट की, आप उनको ना कंपनसेट कर सकते हो, आप कैंसिल कर सकते हो उसका इफ़ेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ आपने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर रखा है गलती से और आपने मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर रखा, तो आप कंपनसेटरी एंट्री कर देंगे, मशीनरी को डेबिट कर देंगे और फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे। तो लेकिन इससे बेटा आपकी कंपनसेटिंग एरर तो ओके है चलो, लेकिन क्या वाकई में ही रियल इफ़ेक्ट ऐसा ही होगा या नहीं? तो ये कुछ कमियां हैं हमारी डबल एंट्री सिस्टम की, बट स्टिल वी हैव टू फॉलो दिस बिकॉज आवर कंप्लीट अकाउंट इज़ बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। हमारे जो पचौली थे, लुइस पचौली सर जो थे, उन्होंने हमारे अकाउंट्स की जो शुरुआत की थी, उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद हमने देखा डबल एंट्री सिस्टम ही ओके था बेटा, सेटिस्फाइंग था। तो आप डबल एंट्री सिस्टम के जितने भी पॉइंट हैं उन्हें एक बार रीड कीजिए, जो समझ में नहीं आता आप बताइए। और साथ साथ बेटा इसके बाद हम जब डबल एंट्री सिस्टम चैप्टर करेंगे तो मैं आपको जो जर्नल एंट्रीज, जो मैंने आपको ये रूल बताए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अप्लाई कैसे करना है बेटा वो बताऊंगी मैं। तो प्लीज़ नोट डाउन ऑल द एस्पेक्ट्स। दैट्स इट।